क्या हाल है बच्चों आप सभी के। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे हमारे पास। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का तीसरा लेक्चर हमारे पास। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या कि मोल क्या होता है, मोल की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, उनके फॉर्मूलाज क्या है हमारे पास मोल के, मोल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ़ एटम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम किसी एक सिंगल एटम का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं हमारे पास। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कुछ। ठीक है, तो हमारे काम आने वाली है। ठीक है, बेसिक से डेफिनेशन हमको याद करनी है या पढ़नी है हमारे पास। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है ताकि आप लोगों का थोड़ा टाइम जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, फिर भी यहाँ पे वापस बता दे रहा हूँ। C12 आइसोटोप ही हमने क्यों लिया कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, के बाद हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, AMU क्या होता है, ग्राम मोलर मास क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है जी, चलो तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले एटम की बात करते हैं। तो एटम क्या होता है हमारे पास, किसी भी मैटर का वो छोटे से छोटा पार्ट को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या होता है हमारे पास, एटम होता है। ठीक, डेफिनेशन लिखी है, ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल इनविजिबल पार्टिकल। ठीक है, नॉन एज एटम, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, Fe, जिंक, जितने भी जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे क्या है, हमारे एटम है। को डाउट एटम में बताएं, उम्मीद है नहीं होंगे। बात करते हैं मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास कि दो या दो से ज़्यादा एटम को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे जो हमें मिलता है उसी को क्या बोल देते हैं, हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू एटम हमारे पास। इट इज़ फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू एटम। ठीक है, या एग्जाम्पल जैसे H2 हो गया, N2, CO2, H2SO4 वगैरह हो गए हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने C12 आइसोटोप को ही क्यों लिया। ठीक है, बात करते हैं कि हमने C12 आइसोटोप को ही क्यों लिया हमारे कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ देखें कि हमने स्टैंडर्ड के लिए C12 एटम लिया है, बिल्कुल लिया है। इजीली अवेलेबल क्यों लिया है, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, ये नॉट वेरी रिएक्टिव, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ये नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, नॉट इनर्ट, ठीक है, यानी ये इनर्ट भी नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि एक तो इजीली अवेलेबल, यानी जो एटमॉस्फेयर में उसमें आसानी से मिल जाता है। दूसरा नॉट वेरी रिएक्टिव, यानी ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, नॉट इनर्ट, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये एकदम रिएक्शन भी नहीं करता, यानी मॉडरेट है, न ज़्यादा रिएक्टिव न ही इनर्ट। इनर्ट का मतलब जो किसी से रिएक्शन नहीं करता हो। इजीली सेपरेबल फ्रॉम आइसोटोप, यानी ये इसके आइसोटोप से क्या हो सकता है, इजीली सेपरेट हो सकता है। ठीक है, यानी इसके आइसोटोप से इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। 1/12 ऑफ वेट ऑफ C12 एटम इज कंपेरेबल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर C12 एटम का जो वेट है उसका 1/12 पार्ट निकालें तो वो आसानी से क्या होता है, कंपेयर कर सकते हैं किससे, हाइड्रोजन एटम के वेट से उसको आसानी से कंपेयर हम कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को, में कोई डाउट। ठीक है, 1/12 ऑफ वेट ऑफ C12 एटम इज कंपेरेबल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी जो C12 एटम का वेट है उसका 1/12 पार्ट जब हम निकालेंगे तो वो उसको हम हाइड्रोजन एटम के वेट से आसानी से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, यानी हल्का है। तो जब इससे भी कंपेयर कर पा रहे हैं मतलब इसको हम सभी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी सबसे हल्के से कंपेयर कर पा रहे हैं तो भारी से भी इसको कंपेयर कर पाएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास रीज़न है कि C12 आइसोटोप को ही हम क्यों लेते हैं हमारे पास। ठीक है, मोल की कैलकुलेशन के लिए। कभी भी क्वेश्चन आए हमारे पास कि बताओ जो हमारा मोल है वो कौन से स्केल के ऊपर कैलकुलेट किया गया है, तो आपको कार्बन स्केल आंसर उसका करना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखो एटॉमिक मास या AMU हमारे पास। ठीक है, क्या है, एटॉमिक मास या AMU है हमारा। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता है, 1/12 पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ C12, यानी जो C12 आइसोटोप है उसका 1/12 1/12 पार्ट कर दें तो जो वैल्यू आएगी उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट AMU बोलते हैं, या ओनली यू, यू मतलब यूनिफाइड
मास बोलते हैं हमारे, ठीक है। तो ये एएमयू होता है। एएमयू का मतलब एक सिंगल एटम का क्या निकालना है हमको, वेट निकालना है, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे देखें, तो हम जानते हैं ये चीज, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, यानी C12 जो होता है उसके एक सिंगल एटम का मास कितना होता है हम जानते हैं, 1.99264 इंटू 10⁻³ होता है, ठीक है। कितना होता है, 1.99264 इंटू 10⁻³ होता है। अब अकॉर्डिंग टू अपनी डेफिनेशन क्या, कि एएमयू क्या होता है, एक एएमयू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 होता है क्या, ठीक है। मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ लिखा 1/12, एक सिंगल एटम का कार्बन 12 का मास ऊपर लिखा है, देखो 1.99264 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ठीक है। 1.99264 इंटू 10⁻³ हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 1.67 इंटू 10 कितना आएगा, -24 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम आएगा। यकीन नहीं है तो आप सॉल्व करके इसको देख सकते हो। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, किसकी वैल्यू है, एक एएमयू की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक सिंगल एएमयू की वैल्यू आ गई हमारे पास। यानी एक एएमयू में कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है हमारे पास। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को उम्मीद है नहीं होगी, चलिए ठीक है। तो ये एक एएमयू की वैल्यू है। अब देखिए ज़रा यहाँ से अगर मैं कुछ चीज़ कैलकुलेट करना चाहूँ, तो अगर आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो देखें ज़रा, कि अगर मैं इस एक एएमयू को एक एएमयू ही लिखने देता हूँ, ठीक है। और अगर इसको क्या लिख दूँ मैं, 1/6.022 इंटू 10⁻23 लिख दूँ मैं, वो क्या लिख दूँ, 1/6.022 इंटू 10⁻23 लिख दूँ, तो ठीक है आप लोग सॉल्व करके देखना, ठीक है। यकीन नहीं हो देखो कि 1/6.022 इंटू 10⁻23 करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम आती है। कितनी वैल्यू आएगी, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम वैल्यू आएगी। इसमें कोई दिक्कत, तो यानी एक एएमयू की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/Na ग्राम के बराबर। एक एएमयू की वैल्यू किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, एक एएमयू की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1/Na ग्राम के बराबर होती है, ठीक है। 1/Na ग्राम के बराबर। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को, इसमें कोई डाउट उम्मीद है नहीं होगा इसमें कोई, क्या बच्चे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक एएमयू बराबर क्या हो गया, 1/Na ग्राम हो गया हमारे पास, ठीक है। एक एएमयू बराबर क्या हो गया, 1/Na ग्राम हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है हमारे पास, 1/Na ग्राम की बात करें तो एक चीज़ और यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि जो एक एमयू अगर हमारे पास जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है, इतना ही होता है क्या, जरा मुझे बताएं। ये हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन प्रोटॉन का मास भी कितना होता है, इतना ही होता है, 1.67 इंटू 10 कितना, -24 ग्राम होता है। यानी जो प्रोटॉन का मास है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, एक एमयू के बराबर, ठीक है। प्रोटॉन का मास है वो किसके बराबर होता है, एक सिंगल एएमयू के बराबर होता है। इसमें कोई दिक्कत, तो ये आपको याद रखना है, एक एएमयू बराबर क्या होता है, 1/Na ग्राम होता है हमारे पास, ठीक है। यानी एएमयू में निकालना होगा तो क्या कर देंगे, 1/Na कर देंगे, जो भी वेट होगा उसका, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे एक मोल का वेट दिया है, किसका वेट दिया है, एक सिंगल मोल का वेट दिया है, मुझे उससे एक सिंगल एटम का वेट निकालना हो, एक अकेले एटम का वेट निकालना हो, तो क्या कर देते हैं, उसको Na से डिवाइड कर देते हैं हमारे पास, ठीक है। Na से डिवाइड कर देते हैं तो वो किसका आ जाता है, एक सिंगल एटम का वेट आता है, जो किस में आता है, एएमयू में आता है, जो आता है एएमयू में आएगा, मास में आएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई समस्या इसमें बताएं किसी को है नहीं हो हमारे पास, ठीक है।
देखिए जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं मान लो, ठीक है, आप लोगों से बोलूँ कि मुझे ये बताएं कि 1 मोल, ठीक है, ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? हमने याद किया हुआ है, बिल्कुल याद किया है। कितना होता है हमारे पास? 16 ग्राम होता है क्या? क्या होता है? 16 ग्राम होता है हमारे पास। 1 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना? 16 ग्राम होता है। 1 मोल में कितना होता है? Na एटम होते हैं क्या? तो Na एटम ऑक्सीजन का वेट भी कितना होगा? 16 ग्राम होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इसमें कोई डाउट? चलिए, अब मैं बोलूँ एक सिंगल एटम ऑक्सीजन, एक सिंगल एटम ऑक्सीजन का मुझे क्या बता दो, वेट बता दो, तो क्या लिखूंगा? 16/Na ग्राम लिखूंगा क्या? 16 बाई क्या लिखेंगे? Na ग्राम लिखेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि, क्या बताया? कि 1/Na ग्राम जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं हम? AMU लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? AMU लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के एक सिंगल एटम का वेट कितना होगा? 16 AMU होगा। ऑक्सीजन के एक सिंगल एटम का वेट कितना होगा? 16 AMU होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत क्या है कि हमने जो भी ग्राम में वेट याद किए हैं वो 1 मोल के वेट याद किए हैं। का मतलब क्या है कि मान लो ऑक्सीजन का एक एटम पकड़ा, फिर 2 पकड़े, 3, 4, 5, ऐसे मिलाते गए और कितने बना लिए? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम को जब साथ में एक साथ हमने वेट किया तो कितना आता है? 16 ग्राम आता है। ठीक है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, यानी इसका मतलब क्या है? 1 मोल, यानी 1 मोल ऑक्सीजन को जब हम साथ में ला रहे हैं तो उसका वेट कितना है हमारा? 16 ग्राम आता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे एक सिंगल हमारे पास किसका, एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का क्या बता दो मुझे, वेट बता दो, तो वो भी होगा तो 16, लेकिन पीछे क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? AMU लग जाएगा, क्योंकि हमने उसको किससे डिवाइड कर दिया है? Na से डिवाइड कर दिया है। और हम जानते हैं 1/Na का मतलब क्या होता है? AMU होता है हमारे। तो या तो 16/Na ग्राम बोले या 16 AMU बोले, बात एक ही है। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, कोई डाउट इसमें बताएं? उम्मीद है नहीं होगा। जैसे मान लो एक और मैं आपसे बोलूं कि ज़रा मुझे ये बता दो बच्चों कि अगर मैं बोलूं कि, क्या बोला जाए आपसे, कि आपसे बोला जाए कि नाइट्रोजन का क्या बताएं मुझे? वेट बताएं। ठीक है, अकेले नाइट्रोजन का नहीं, पूरे नाइट्रोजन जो है उसका वेट बताएं। तो नाइट्रोजन का वेट जब आपसे पूछे तो आप कितना बोलोगे? कितना? 14 ग्राम ही बोलोगे। क्या बोलोगे? 14 ग्राम ही बोलोगे। लेकिन आपसे बोले कि वेट ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एक सिंगल एटम का वेट बताओ मुझे। किसका? एक सिंगल एटम का वेट बताओ। तो सिंगल एटम के वेट के लिए मैं क्या लिखूंगा? 14 और डिवाइड बाई, या तो Na लिख दें, डिवाइड बाई Na ग्राम लिख दें, या फिर क्या लिख दें इसको? 14 AM। बात एक ही है, तो या तो ये लिख दें या ये लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर लिखे होंगे, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, कैलकुलेशन में बार बार आपकी मदद आएगी कि 1.67 इंटू 10 की पावर कितना? -20, और इक्वल टू क्या होता है? 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ये नोट डाल के लिख लेना आप। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होती है? बराबर होती है, जो आपको याद भी रखनी है, ताकि बार बार आपके कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगा। ठीक है, कि 1.67 इंटू 10 की पावर -24 किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। ठीक है, बनाते, ठीक है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ से आया था? यहाँ से हमने देखा था। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 करेंगे तो कितना आएगा? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 आएगा। इसमें कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है, ये आप लोग एक बार ज़रा नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। ये नोट हो गया होगा आपको, उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखें, एटॉमिक मास की डेफिनेशन है हमारे पास किसकी, जो हम अभी तक देखते आ रहे थे। एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास? देखें, इट इज डिफाइंड एज नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स
mass of one atom of an element is heavier than 1/12 of mass of C12 atom, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक क्या है, हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, कोई भी एक नंबर है जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी एक सिंगल जो एक एलिमेंट है उसके एक एटम का मास, ठीक है, उसके एक एटम का मास C12 के एक एटम के मास के 1/12 से कितना ज्यादा है हमारे पास, यानी कितना हैवी है हमारे पास, ठीक है। जैसे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कि मान लो हमारे पास एक का वेट है x है, मान लो हमारे पास किसी एक सिंगल एटम का वेट कितना है x है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा कि ये x कितना हैवी है, किससे 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12 से, यानी इस वैल्यू से ये x की वैल्यू कितनी ज्यादा हैवी है, यही किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। दोबारा से सुने, इट इज डिफाइंड एज नंबर विच रिप्रेजेंट, ठीक है, यानी ये एक टाइप का क्या है, नंबर है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, कि यानी एक सिंगल जो एलिमेंट है उसके एक एटम का मास, जो एक सिंगल एटम है उसके एक एटम का मास, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी ये एलिमेंट है, कार्बन, कार्बन नहीं कुछ और लेते हैं, ऑक्सीजन, उसके एक एटम का मास मान लो कितना मान लिया हमने, ये x है, ठीक है, इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, ठीक है, यानी जो C12 एटम है उसके 1/12 पार्ट से ये कितना ज्यादा हैवी है, ठीक है, 1/12 पार्ट से ये कितना ज्यादा हैवी है, यही क्या होता है, इसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है, डेफिनेशन है, ठीक है, ये डेफिनेशंस है, ठीक है। चलिए, और अगर जो वैल्यू आई है हमारी कि कितना हैवी है, उसी को अगर हम किस में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वही क्या हो जाता है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, वही क्या हो जाता है, ग्राम एटॉमिक मास, या मास ऑफ 1 ग्राम एटम, ठीक है, या मास ऑफ क्या हो जाता है, 1 ग्राम एटम हो जाता है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास या मास ऑफ क्या हो जाता है, 1 ग्राम एटम हो जाता है। में कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है, इसमें कोई डाउट, यानी जो हमारे पास ऊपर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, अगर जो वो वैल्यू आई है हमारे पास, नंबर जो आया है, उस नंबर को अगर हम किस में, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो ग्राम में रिप्रेजेंट करने से क्या होगा, को ग्राम में रिप्रेजेंट करने से क्या होगा हमारे पास, जरा एक बार कैमरा सेट, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करने से क्या होगा हमारे पास, ठीक है, दोबारा से देखें कि अगर हम हमारे पास जो एटॉमिक मास की जो वैल्यू आई है उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ लिखा है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, जो हम याद भी करते हैं, कितना होता है, 1 ग्राम होता है, कितना होता है, 1 ग्राम होता है इसमें। तो यही क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के 1 मोल का मास भी कितना होता है, 1 ग्राम होता है, और मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, अभी मैं बताता हूं कि जो 1 ग्राम एटम होता है, इसका मतलब अगर ये साथ में लिखा है तो इसी को क्या बोल देते हैं, 1 मोल बोलते हैं। तो मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब भी क्या है, हमारे पास 1 ग्राम ही है, ठीक है। उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार जरा इसको नोट करें। ठीक है, एक बार इसको नोट करें जरा, नोट हो गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। के बाद क्या है, देखो, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 10 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 10 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम हमारे पास, ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे, ग्राम एटम पूछ रहा है। तो ग्राम एटम का मतलब अभी भी मैंने बताया, ग्राम एटम का मतलब क्या है, 1 मोल है, ग्राम एटम का मतलब क्या है, 1 मोल है, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 10 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम पूछा जा रहा है क्या, ठीक है। इस ग्राम एटम का मतलब हम क्या समझेंगे, मोल समझेंगे क्या, ठीक है, ग्राम एटम का मतलब क्या है, इसका मोल है, ठीक है, ग्राम एटम का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मोल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मोल के काफी सारे क्वेश्चन किए थे हमने,
तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइड बाय क्या होता है हमारे पास, मोलिकुलर वेट। यहाँ एटम है तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, एटॉमिक वेट लिख देंगे क्या, कुल। हाँ, वेट कितना दिया है हमको, 10 किलोग्राम। हम जानते हैं यहाँ जो भी वेट रखते हैं किस में रखते हैं हम, ग्राम में रखते हैं क्या, इसलिए 10 की पावर 3 से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट या फिर क्या है, एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे कैल्शियम दिया है हमको, तो कैल्शियम एटम है, तो कैल्शियम एटम का वेट कितना होता है, 40 होता है क्या, बिल्कुल 40 होता है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0, 1000 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना 250 मोल हो जाएगा। ठीक है, मोल बोले या फिर क्या बोले इसको, 250 ग्राम एटम हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम एटम जब साथ में लिखा है मतलब क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, मोल ही पूछा जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि ग्राम एटम का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखें। और डेफिनेशन है हमारे पास किसकी, मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन है हमारे पास, और किसकी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर हमारे पास किसकी, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहां से देखें जरा, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ वन मॉलिक्यूल इज हेवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ये भी सेम वही डेफिनेशन है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा नंबर, कि किसी एक सिंगल जो मॉलिक्यूल है उसका जो मास होगा वो C12 एटम के, ठीक है, एक सिंगल एटम के 1/12 मास से कितना ज्यादा या कितना भारी होगा हमारे पास। ठीक है, दोबारा से सुने, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वो नंबर क्या होगा कि हम एक सिंगल जो मॉलिक्यूल है उसका वेट C12 आइसोटोप के 1 एटम के 1/12 पार्ट से कितना हैवी है। ठीक है, 1/12 पार्ट से कितना हैवी है, तो उस नंबर को ही क्या बोल दे रहे हैं हम यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास बोल दे रहे हैं। नंबर को ही क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं। में कोई दिक्कत, एक बार लास्ट टाइम और सुने। ठीक है, ये हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ पे डेफिनेशन समझने में कोई समस्याएं आए, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ वापस से 2-3 बार इस चीज़ों, ताकि आपको समझ में जल्दी आए। ठीक, इट इज डिफाइन एज ए नंबर, ये क्या एक नंबर है जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक जो मॉलिक्यूल है, एक जो मॉलिक्यूल है, अकेला मॉलिक्यूल, जो एक अकेला मॉलिक्यूल है उसका जो वेट है, ठीक है, जो अकेला मॉलिक्यूल है इसका जो वेट है वो C12 आइसोटोप, ठीक है, C12 आइसोटोप का एक सिंगल एटम के वेट का 1/12 से कितना हैवी होगा। ठीक है, यानी एक जो मॉलिक्यूल है इसका वेट C12 आइसोटोप के एक सिंगल एटम का जब 1/12 निकालेंगे तो उससे कितना गुना ज़्यादा आ रहा है, तो जो जितना गुना आ रहा है उस क्या बोल दे रहे हैं हम यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास बोल दे रहे हैं। और अगर उसी जो नंबर था उसी को अगर हम किस में रिप्रेजेंट कर दें, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो उसी को क्या बोल देते हैं हम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोलिकुलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, हम जानते हैं कि एक जो मॉलिक्यूल होता है H2 का उसका वेट कितना होता है, 2 होता है। O2 के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है, ठीक है, O2 के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है हमारे पास, ये भी कितना होता है, 32 होता है। क्योंकि एक नंबर है इसलिए मैंने क्या लिख दिया है, AMU लिख दिया है, एटॉमिक मास यूनिट लिख दिया है। ठीक है, एक नंबर ही है हमारे पास, पीछे हमने ग्राम वगैरह नहीं लिखा है। और जब जो ऊपर जो मोलिकुलर मास है उसको किस में डिफाइन कर दें हम, क्या लिखा है ये, ग्राम, उसको जब ग्राम में डिफाइन कर दें तो क्या हो जाता है, ग्राम मोलिकुलर मास हो जाता है। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम, ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास। इसमें कोई दिक्कत, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ठीक है, H2 के एक मॉलिक्यूल का ग्राम मोलिकुलर मास, तो जो वैल्यू थी उसको किस में लिख दिया, बस ग्राम में लिख दिया। किस में लिख दिया, उसको ग्राम में लिख दिया है। तो यहाँ क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम ये जानते हैं H2 के 1 मोल का मास कितना होगा, 2 ग्राम होगा। और उसी को क्या बोल दिया, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2, यानी H2 के 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास भी कितना होगा, 2 ग्राम। यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ध्यान रखना ये जब साथ साथ लिखे होंगे तभी
एक मोल होगा। अगर ग्राम यहाँ लिखा है और मॉलिक्यूल क्वेश्चन के बहुत देर बाद लिखा है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं, एक मोल नहीं है, एक मोल नहीं है। ग्राम मॉलिक्यूल जब साथ साथ लिखा हो तो ही वो क्या है, एक मोल के बराबर है, के बराबर है, एक मोल के बराबर है। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताएं? उम्मीद है नहीं होगी, एक बार ये आप नोट कर लीजिए जरा। चलिए आगे चलते हैं हम। उसके बाद है हमारे पास क्या, एक्चुअल मास। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा एक्चुअल मास। ठीक है, इट इज मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम अगर एक सिंगल एटम या एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे ग्राम में, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, एक्चुअल मास बोल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, एक्चुअल मास बोल देते हैं। ठीक है, इट इज मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। ठीक है, तो एक सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल का जब हम मास निकालते हैं किसमें, ग्राम में, तो उसी को क्या बोल देते हैं हम, एक्चुअल मास बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, एक्चुअल मास बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, चलिए, मेरे को डाउट किसी को? तो एक एक्चुअल मास ऑफ H2 लिखा है तो 2/Na, तो 2/Na क्यों लिख दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि H2 का जो 2 ग्राम होता है वो तो किसका वेट है, एक मोल का वेट है। किसका वेट है, एक मोल का। अगर मुझे क्या निकालना है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का निकालना है, किसका, एक सिंगल मॉलिक्यूल का निकालना है, तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, Na से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, Na से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताएं? उम्मीद है नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है एवरेज मास। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, एवरेज मास। तो एवरेज मास होता क्या है, हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, जो भी जनरली हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं उसके लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, आइसोटोप्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो एम एवरेज की बात करें तो M1 का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। का फॉर्मूला क्या होगा, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस, ऐसे चलता जाएगा, M3 x3 आगे चलता जाएगा, डिवाइड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे आगे चलता, आगे ये चलता जाएगा। इसमें कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं होगी। तो देखो, जो M एवरेज है, तो M1 क्या है हमारे पास, जो पहला आइसोटोप होगा। ठीक है, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। आइसोटोप मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ आप लोगों को क्या होता है। M2 क्या हो जाएगा यहाँ से, मास ऑफ सेकंड आइसोटोप। ठीक है, X1 क्या है, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। ठीक है, और X2 क्या है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ सेकंड टॉप, परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास किसका, एवरेज मास कैलकुलेट करने का। ये किसके लिए हम यूज़ करेंगे, आइसोटोप्स के लिए यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे हम इसको, आइसोटोप के लिए। किसी करेंगे हम इसको, आइसोटोप के लिए यूज़ करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर ज़रा। मान लो हमको क्या दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है 35, कितना परसेंटेज में, 75% में। एंड हमको दे रखा है क्लोरीन कितना, 37, कितना परसेंट, 5%। क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड एवरेज, एम एवरेज। ठीक है, मोलिकुलर मास पूछ रहा है हमसे, क्या, एम एवरेज, एवरेज मोलिकुलर मास पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, एम एवरेज पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम M1 x1, एम एवरेज का फॉर्मूला जो बताया था। ठीक है, किसका फॉर्मूला, एम एवरेज का फॉर्मूला बताया था, वो करते हैं। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं हम। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए एक बार वीडियो पॉज करके आप क्या करें, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ही करने हैं। ठीक है, इन द एंड। तो एम एवरेज, एम एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, M1 x1 प्लस x2 प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो ही है तो हम दो ही ले रहे हैं, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू कितनी है, मोलिकुलर मास 135, ये कितना 75, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 37, मल्टीप्लाई बाय कितना 25, डिवाइड बाई x1 प्लस x2 कितना
75 प्लस 5 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या करें, इसमें से मान लो मैं 25 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये 35 इंटू 3 होगा, वैसे 37 ही रहेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 25/100 मल्टीप्लाई बाई, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, देखो जरा बताएं। 105 होगा प्लस 37। ठीक है, इसको ऐड करें, जरा ऐड करें, कितना होगा, 7 और 5 कितना है, 5 और 7 कितना, 12। एक कैरी गया हमारे पास, ठीक है, 3 और एक कितना, 4, 142 होगा क्या, जरा देखो। यही होगा। ठीक है, अब इसको क्या करें, 4 टाइम्स 142 डिवाइड बाई 4 हो गया, कितना आएगा, 35.5 आएगा क्या, 35.5। ठीक है, तो ये किस में, ग्राम में। तो ये क्या है हमारे पास, इसका एवरेज मास है हमारे पास। ठीक है, जो कि इतना ही आना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं क्लोरीन का वैसे भी कितना 35.5 होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इसके बीच में आएगा, 35 और 37 के बीच में ही आएगा मास। ठीक है, कि एवरेज ले रहे हैं तो इन दोनों के कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं बीच में आएगा। बीच का मतलब एकदम मिडिल की बात नहीं हो रही, बीच मतलब 35 से 37 की रेंज में आएगा। ठीक है, 35 से 37 की रेंज में आएगा। और 35 के क्लोज क्यों आया, क्योंकि ये कितना है, 75% है, यानी इसका परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है, इसलिए जो वैल्यू आई वो किसके पास आई है हमारे पास, क्लोरीन 35 के पास में आई है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। ये एवरेज मास है हमारे पास, एवरेज मास कैलकुलेट, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, बस इसके ऊपर ही लगाते जाना है हमको। m1 दिया होगा, x1 दिया होगा, m2 दिया होगा, x2 दिया होगा, x1 प्लस x2 दिया होगा, क्या निकालना होगा, m एवरेज हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक बार इसको जरा नोट करें। ठीक है, ये नोट हो गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें। ठीक है, ये थ्योरेटिकल हिस्सा था हमारे पास इस चैप्टर का, जो हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, ठीक है, ये थ्योरी थी, बस आपको पता होनी चाहिए इन द, ठीक है, अगर कहीं से कोई क्वेश्चन बन जाता है तो। बाकी इसमें जो मेन था हमारे पास, मेन तो क्या था कि हमारे पास C12 आइसोटोप ही क्यों लेते हैं। ठीक है, और एक्चुअल मास क्या होता है हमारे पास। ठीक है, एक्चुअल मास, और एक जो रिलेशन बताया मैंने कि AMU और हमारे पास Na में क्या रिलेशन होता है, कि 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 1/Na ग्राम होता है। तो ये चीज़ें तो आपको याद रखनी है। ठीक है, कि AMU और ग्राम में रिलेशन, ठीक है, और एक्चुअल मास क्या होता है, ठीक है, और एवरेज मास क्या होता है। ठीक है, ये तीन चीज मेन है इसमें, ये आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास होती क्या है, जरा देखें, हमारे पास क्या होती है, PV इक्वल टू क्या होती है, nRT। ठीक है, ये क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास, जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास कहीं ना कहीं बार बार क्या होती है, काम में आती है। क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। इसमें बताता हूँ, P क्या होता है हमारे पास, होता है प्रेशर। P क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम। N होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। R होता है हमारे पास क्या, गैस कांस्टेंट। और T क्या होता है हमारे पास, टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको यहाँ केल्विन में लेते हैं, यहाँ वॉल्यूम को हम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। हमारे वॉल्यूम को किस में लेते हैं, लीटर में। टेम्परेचर को किस में लेते हैं हम, केल्विन में लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, जो आप लोगों को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। हम कोई दिक्कत इसमें बताएं किसी बच्चे को। ठीक है, ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, क्या है ये, आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो, इसमें मैं आपको यूनिट का इंटर कन्वर्जन बता देता हूँ, कि यूनिट का इंटर कन्वर्जन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो देखो, इधर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर की। ठीक है, तो प्रेशर आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, प्रेशर क्या होता है हमारे पास, प्रेशर एक होता है फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है क्या, ये होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर हमारे पास, हाँ, फोर्स अपॉन एरिया हो गया हमारे पास। ठीक, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, मीटर।
स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है हमारे पास। इसी को क्या बोल देते हैं हम, पास्कल बोलते हैं। हमारे को क्या बोलते हैं हम, पास्कल बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको, पास्कल बोल देते हैं। इसमें कोई दिक्कत, प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी हमारे। तो अब यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, एक क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक क्या होता है, प्रेशर होता है हमारे पास, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हमारे पास कि जितने भी हमारे पास जो गैसेस है, ठीक है, वो क्या कर रही होगी हमारे पास, जो अर्थ क्रस्ट है उसकी यूनिट सरफेस पे जितना प्रेशर लगा रही होगी वो क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 एटीएम के बराबर होता है 1.01325 या फिर 1.01 टू 10⁵ किसके बराबर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है न्यूटन स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोल देते हैं हम, पास्कल बोलते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं हम, पास्कल बोल देते हैं हमारे पास, ठीक है। एक एटीएम और किसके बराबर होता है हमारे पास, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर होता है। या फिर एक एटीएम किसके बराबर होता है, 760 mm ऑफ एच जी के बराबर होता है। या एक एटीएम किसके बराबर होता है हमारे पास, 760 और के बराबर होता है। या फिर एक एटीएम किसके बराबर होता है हमारे पास, 1.01 बार के बराबर होता है, ठीक है। बराबर किसके बराबर होता है, 1.01 बार के बराबर होता है, ठीक। ये क्या है हमारे पास, ये प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स में इंटर कन्वर्जन है किसका, एटीएम का हमारे पास। क्या है हमारे पास, अलग अलग इंटर कन्वर्जन है किसका, प्रेशर का। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को। तो 1 एटीएम यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हमको क्या करना होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है उसको एटीएम में चेंज करना है, या एम ऑफ एच दे रखा है उसको एटीएम में चेंज करना है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। ये इंटर कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए हमारे, क्या पता होना चाहिए आपको, इंटर कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको जरा नोट कर लें प्रेशर को, उम्मीद है हो गया होगा, ठीक है। दूसरे बात करते हैं हम किसकी, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो आप जानते ही हो कि कोई भी गैस क्या कर रही है, कितना वॉल्यूम या फिर कितना जो एरिया है, ठीक है, कंटेनर का, या कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं, गैस का वॉल्यूम, ठीक है। यानी कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही क्या हो जाता है, गैस का वॉल्यूम हो जाता है, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। अभी हमको रियल गैस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, ना ही अब वो आपके मेंस या नीट के सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन एडवांस का अभी भी है, ठीक है, तो आगे हम कवर करेंगे। तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो मतलब क्या होगा हमारे पास, कि जो भी गैस है जो हमारे पास जितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही होगी वही क्या हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इस रूम में बैठे हैं, तो इस रूम का जो वॉल्यूम होगा वही किसका वॉल्यूम हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से, तो 1 लीटर में कितना एम होता है, 1000 ml होता है क्या हमारे पास, 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml होता है हमारे, ठीक है। तो ये यूनिट हमारे पास 1 लीटर में कितना, 1000 ml होता है हमारे पास, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे, उम्मीद है नहीं होगी, एक बार ज़रा इसको देखें। कि उम्मीद है नोट हो गया होगा ये हमारे पास, ठीक है। सॉरी पानी भी नहीं, ठीक है। 1 लीटर में कितना, 1000 ml होगा हमारे पास, ठीक है। चलिए, और आगे यूनिट का इंटर कन्वर्जन आगे देख लेंगे, हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर वगैरह क्या होता है, ml वगैरह क्या होता है हमारे पास, ठीक है। चलिए, अब आगे बात, चलो इसी पे लिख देते हैं हमारे, ये वॉल्यूम हो गया हमारे पास, ठीक है। अगला क्या था हमारे पास, मोल्स। तो ये तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जानते होगे आप नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अब बात करें हमारे पास आर,
आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 वैल्यूज होती है, ठीक है, कितनी, 3, 0.0821, ये किस में होती है, लीटर, एटीएम, मोल इनवर्स, और किस में, केल्विन इनवर्स में, ठीक है, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। और क्या वैल्यू होती है, ठीक है, इसी को शॉर्ट में हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है इसी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 1/12 भी लिखते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्या लिखते हैं, 1/12 भी लिखते हैं। एक वैल्यू होती है 8.314, ठीक है, इसको शॉर्ट में 25/3 भी लिखते हैं। ये क्या होती है हमारे पास, जूल, मोल इनवर्स और केल्विन, ठीक है। एक और वैल्यू होती है हमारे पास 2, कैलोरी, मोल इनवर्स और केल्विन। तो आर की क्या होती है, 3 वैल्यूज होती है हमारे पास, जो तीनों हमको पता होनी चाहिए। जब जिसकी ज़रूरत होती है हम उस वैल्यू को यूज़ करते हैं, ठीक है, जब जिस वैल्यू की ज़रूरत होगी उस वैल्यू को यूज़ करते हैं। 2 कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, 8.314 जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, 0.0821 लीटर, एटीएम, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है, ये आर की वैल्यू है। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर जब भी हमको लेना है यहाँ पे केल्विन में लेना है, तो हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है, क्या कर देते हैं उसमें, 273 ऐड कर देते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को डाउट? और एक और क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, ये किसमें, फ़ारेनहाइट से हमको किस में जाना है, मान लो डिग्री सेल्सियस में जाना है तो उसके लिए है, ठीक है। जनरली हमारा पहले वाले से ही काम हो जाता है, डिग्री सेल्सियस से हमको फ़ारेनहाइट वाले की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, फिर भी कहीं पूछ लिया जाए तो इसलिए लिख दिया है, ठीक है। तो ये चारों पैरामीटर जो हमने देखे थे वो मैंने बता दिए यहाँ पे, कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गए, आर हो गए और टी हो गए, ये ठीक है, चारों पांचों की वैल्यू हम, ठीक है, लिख चुके हैं यहाँ पे, इंटर कन्वर्जन। आगे देखते हैं हम, ठीक है, चलो। क्वेश्चन है हमारे पास इसके, पी वी इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस की ओर हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 4 मोल हीलियम गैस विच हैज 0.0821 एटीएम प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक है, ये है, सॉल्व करते हैं। देखो हमको जो जो दे रखा है वो लिख ले पहले, तो प्रेशर दे रखा है कितना, 0.081 एटीएम, प्रेशर कितना है, 0.0821, और भी टेम्परेचर भी दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम किस में चेंज करना पड़ेगा, केल्विन में, 27 + 273 करें क्या हो जाएगा, 300 केल्विन हो गया। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है, केल्विन में ही लेना है हमको, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, मोल्स, मोल कितने दे रखे हैं हमको, 4 मोल दे रखे हैं, ठीक है। पूछा क्या है हमसे, वॉल्यूम पूछा है हमसे, ठीक है। तो हम लगाएं आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू क्या होती है, एन आर टी। प्रेशर कितना दिया है, 0.081, वॉल्यूम हमको निकालना है, मोल हमको दिए हैं 4। आर की वैल्यू अब देखो, क्योंकि प्रेशर हमको किस में दे रखा है, एटीएम में, इसलिए वैल्यू कौन सी लेंगे, एटीएम वाली लेंगे, जो कितनी होती है 0.0821। टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन दे रखा है, केल्विन में ही लेना है। यहाँ से वॉल्यूम देखो, ये तो सब 0.081 से 0.081 कैंसिल हो गया हमारे पास, बिल्कुल कैंसिल हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाई क्या कर दें इसको, 300, तो ये कितना हो जाएगा, 1200 क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1200 लीटर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को डाउट इसमें बताएं किसी बच्चे को, उम्मीद है नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन थी कि कुछ, ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी वगैरह हमने देखे, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे हमारे पास कि हमारे पास एस टी पी और एन टी पी कंडीशन कैसे आई पी वी इक्वल टू एन आर टी से, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारे साथ जो रिलेटिव डेंसिटी वगैरह होती है वो क्या होती है, वेपर डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताएं, ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, ठीक है जी, चलिए।